हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। आज हम राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पीजन मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। करंटली काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने लगे हैं। डायनेस्टीज वी विल टेक अप आफ्टर दीज पोर्शन ऑफ पीजन मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑल। Let's start with peasant movement of Rajasthan. Peasant movement of राजस्थान। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पीजन मूवमेंट्स के, चाहे आप वो राजस्थान के देख लीजिए या इंडिया के देख लीजिए, सभी पीजन मूवमेंट्स का एक कॉमन कोज आपको मिलेगा, वो था हाई लैंड रेवेन्यू। क्योंकि उस टाइम पे जब ये पीजन मूवमेंट्स हो रहे थे इन 19th सेंचुरी, तो इंडिया के पास में क्या है ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, तो आप रेवेन्यू कहाँ से लोगे? आप अल्टीमेटली रेवेन्यू किसानों से लोगे। किसानों के पास में जो थे आमदनी थी वो बहुत ज़्यादा थी नहीं, मतलब दे वर नॉट रिच दैट मच। तो एक तरह से क्या हुआ ना कि उनका शोषण होने लगा। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा शोषण होने लगा, फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट चल रहा है, तो उस कारण क्या हुआ, क्योंकि उनको खुद के राइट्स का पता चला। राइट्स का पता चलने से क्या हुआ, पॉलिटिकल अवेकनिंग आई। पॉलिटिकल अवेकनिंग से क्या हुआ, उनके अंदर यूनिटी हुई, और यूनिटी लीड्स टू द पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। ओके, देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान के दौरान हुए राजस्थान में। पहली चीज़ तो ये जो पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान था ना, ये बोल्शेविक मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे। वी विल नॉट गो इनटू द बोल्शेविक मूवमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि क्या बोल्शेविक मूवमेंट था। ये हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे तब देखेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसी तरह के कुछ मूवमेंट, बोल्शेविक मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो रशिया में हुए थे। उनसे इंस्पायर्ड होके ही इंडियन लीडर्स ने ये पीजेंट मूवमेंट्स स्टार्ट करे थे। ठीक है, हमें 7 पीजेंट मूवमेंट्स पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पीजेंट मूवमेंट जो हमें पढ़ना है वो है बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज़, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा चलने वाला पीजेंट मूवमेंट है। अराउंड 44 ईयर्स कंटिन्यूसली किसानों ने लड़ाई लड़ी थी अपने हक के लिए। 44 ईयर्स बहुत लंबा टाइम होता है किसी भी मूवमेंट को कंटिन्यूसली फाइट करने के लिए। बिकॉज क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम बाद में मूवमेंट्स क्या होता है, फिजल आउट हो जाते हैं टाइम के साथ में। बट ये जो बिजोलिया मूवमेंट है, 44 साल तक लगातार चला। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और पीजेंट मूवमेंट्स में अगर किसी को क्वेश्चन पिक करना होगा, किसी भी एग्जामिनर को, तो वो बिजोलिया से प्रेफर करेगा उठाना। नो डाउट अदर मूवमेंट्स भी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन बिजोलिया का इसमें डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं बिजोलिया मूवमेंट्स में। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो हम इसके रीजंस का फाइंड आउट करते हैं कि क्या रीजंस रहे होंगे। तो बिजोलिया मूवमेंट के रीजंस, पहला रीजन तो जो मैंने आपको सभी पीजन मूवमेंट का कॉमन बताया वो था हाई लैंड रेवेन्यू। हाई लैंड रेवेन्यू, ठीक है। हम साथ में ये फ्लो चार्ट बनाते चलेंगे सारे जो नोट्स हैं उसका, ताकि क्या है ना कि रिवीजन के टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो ड्यूरिंग टेकिंग क्लास आई विल रिकमेंड कि आप भी इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाते चलें मेरे साथ में। उससे क्या हुआ कि आप जब रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को तो बहुत ही कम टाइम में आप रिवाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। और हमारी अंडरस्टैंडिंग में टॉपिक की काफ़ी बेटर होगी अगर हम इन फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला रीज़न हमने ले लिया हाईलैंड रेवेन्यू। दूसरा जो इसका मेन रीज़न था बिजोलिया मूवमेंट का, वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 84 टाइप्स के डिफरेंट टैक्सेस लिए जा रहे थे।
तो 84 टाइप के अगर आप टैक्सेस किसानों से ले रहे हो तो यू कैन अज्यूम कि उस किस लेवल का उनका शोषण किया जा रहा था उस टाइम पे टैक्सेस के नाम पे। इन 84 टाइप के टैक्सेस को एक कॉमन टर्म यूज ली जाती थी जिसे बोला जाता था लाग भाग। ओके, थर्ड रीज़न जो यहाँ पे था वो था तलवार बंधाई टैक्स। ये एक तरह का क्या था, सक्सेशन टेस्ट था। ये एक तरह का सक्सेशन टैक्स था। इसमें क्या होता था कि जैसे सपोज कीजिए कोई फ्यूडल लॉर्ड है, फ्यूडल लॉर्ड का सक्सेसर आ रहा है उसी की सीट पे, तो उसको क्या था ना, किंग को कुछ अमाउंट देना पड़ता था। जैसे किंग है, किंग के अंडर में फ्यूडल लॉर्ड है, फ्यूडल लॉर्ड जिसे हम हिंदी में सामंत बोलते हैं, ये अगर कुछ ले रहा है कहीं पे, किंग को कुछ अमाउंट इसको देना है, तो ये पैसा किससे लेगा, इसके नीचे कौन है, फार्मर्स, इसकी इनकम तो फार्मर्स से है, तो ये फार्मर से पैसा लेगा फ्यूडल लॉर्ड, और फ्यूडल लॉर्ड देगा किंग को। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होने लगा कि ये एज अ टैक्स डेवलप हो गया और किसानों से रेगुलर लेने लगे ये, क्योंकि ये अगर किसानों से पैसा लेगा तभी तो किंग को देगा। तो इस तरह से ये टैक्स डेवलप हो गया था, और इससे किसान काफ़ी क्या परेशान थे, क्योंकि चेंज तो फ्यूडल लोड हो रहा है लेकिन उसका बर्डन किस पे आ रहा है, किसानों पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न हम देखते हैं इसका आंदोलन का, ये था अपना चौरी टैक्स। चौरी टैक्स, चौरी टैक्स क्या हुआ करता था ना कि कोई भी किसान, अगर कोई फार्मर है और वो अगर अपनी डॉटर की मैरिज करता है, डॉटर मैरी, तो उसको 5 रुपये फ्यूडल लॉर्ड को देने पड़ते थे एज ए टैक्स। ये 5 रुपये जो थे वो एज ए टैक्स था खुद की बेटी की शादी करने का। तो सपोज कर आप देख सकते हो कि एज ए पेट्रियाटिक सोसाइटी किसी कोई किसान अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहता है तो ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत फाइनेंशियल बर्डन है, और ऊपर से आप उसकी शादी करने का टैक्स और ले रहे हो। ठीक है, तो इट वॉज वेरी इरिटेटिंग। ओके, अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बिजोलिया मूवमेंट के बारे में, कि इस चौरी टैक्स का अपोज करने के लिए यूनिटी देखिए आप बिजोलिया में उस टाइम पे किसानों में, कि इस चौरी टैक्स का अपोज करने के लिए 2 साल तक किसी भी किसान ने खुद की बेटी की शादी ही नहीं करी थी। इस तरह से उन्होंने अपोज किया था इस टैक्स का। इट्स वेरी ना कंसिडरेबल थिंग कि सभी किसानों ने डिसाइड किया कि हम शादी ही नहीं करेंगे हमारी बेटी की 2 साल तक। ओके, मूविंग फर्दर, अगला रीज़न, अगला रीज़न था लाटा कुंटा सिस्टम। लाटा कुंटा, लाटा कुंटा क्या है देखते हैं। देखिए, लाटा क्या हुआ करता था ना कि आप कह सकते हो पैच ऑफ लैंड, मीन्स एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसका हार्वेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उससे आप पूरी ज़मीन का हार्वेस्ट निकालेंगे। किस तरह से, हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए आपके पास में 12 बीघा ज़मीन है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 1 बीघा लेंगे, उसका हार्वेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ होगी ना 1 बीघा, इसको कहा जाएगा लाटा। देन अगर इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हार्वेस्ट आएगा, तो वो होगा कुंटा। मीन्स कुंटा विल बी नोन एज टोटल हार्वेस्ट। तो इससे क्या होता है सिस्टम में कि आप एक पैच से डिसाइड करते हैं कि पूरे टोटल हार्वेस्ट में कितना आपकी अर्निंग है। अब इसके साथ में प्रॉब्लम क्या आती है सिस्टम के साथ में, सपोज़ करिए आप जो पैच डिसाइड कर रहे हैं वहाँ पे फसल बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, क्रॉप इतनी अच्छी हुई नहीं है उस यूनिट के अंदर, तो वो एक यूनिट टोटल पैच की डिसाइड करेगी, टोटल लैंड का डिसाइड करेगी हार्वेस्ट।
तो टोटल हार्वेस्ट एक्चुअल से कम कैलकुलेट होगा। और इसके अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा था इस सिस्टम के अंदर, कि आप अगर रेवेन्यू ऑफिसर को कुछ पैसे दे रहे हो तो वो ज़्यादा भी बता के जा रहा है, कम भी बता के जा रहा है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा करप्शन उस टाइम पे था इस चीज़ में। तो इन सभी रीजन से जो अपने 6 रीज़न देखे हमने, 5 रीजन देखे हमने, इन पांचों रीजन्स के कारण क्या होता है ना कि ये मेन रीजन्स थे बिजोलिया मूवमेंट के। आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स रहे इसके अंदर। अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज रहा 1897 टू 1940 एडी में। हम ये जो मूवमेंट था ये 3 फेजेस में चला था। फर्स्ट फेज 1897 टू 1914 तक चला था। ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्टोरी देखते हैं फर्स्ट फेज की। कि एक जगह थी जिसे हम कहते हैं गिरधरपुरा। ये गांव था। यहाँ पर चल रहा था मृत्यु भोज, या फिर आप डेड फीस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, मृत्यु भोज उस टाइम पे चल रहा था यहाँ पे। और ऑब्वियस सी बात है कि गांव में अगर मृत्यु भोज हो रहा है तो पूरी कम्युनिटी एक जगह पर है इस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो बिजोलिया के अंदर जो किसान थे, उनकी मैक्सिमम जो किसान थे वो धाकड़ कम्युनिटी के थे। हम देखेंगे कि किस तरह से किसानों में यूनिटी है और किस तरह से किसानों ने इस बिजोलिया मूवमेंट को इतना लंबा सस्टेन किया, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। तो सारे किसान धाकड़ कम्युनिटी के थे। अब क्या होता है कि यहीं पे पिक्चर में आते हैं साधु सीताराम, सेंट सीताराम। ये क्या करते हैं कि एक एडवाइस देते हैं इन किसानों को कि आप जाइए महाराणा से मीटिंग कीजिए और खुद के ग्रीवेंसेस महाराणा को बताइए, ताकि महाराणा की एक एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके और आपकी जो ग्रीवेंसेस थे उसका कुछ सॉल्यूशन निकले। इस एडवाइस के बेस पे हमको अब जो दो पॉइंट है वो काफ़ी याद रखने वाला है। 2 किसान जिन्होंने ये लीडरशिप करी थी इस मूवमेंट में फर्स्ट फेज में, एक नानजी पटेल और दूसरा थे ठाकरे पटेल। ये 2 किसान चुने गए कि आप 2 लोग जाएंगे और मीटिंग करेंगे, किसान को हमारे ग्रीवेंसेस बताएंगे। ठीक है, ये जाते हैं मीटिंग करने के लिए महाराणा। अब महाराणा थे उस टाइम पे फतेह सिंह। ठीक है, ऑफ मेवाड़। महाराणा जो थे वो किसानों के कोर्स को लेकर काफ़ी अपेथेटिक थे। उन्होंने कोई खास इसको सीरियस लिया नहीं इस पॉइंट को, और एक किसानों को है ना टेम्परेरी सॉल्यूशन और टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन देने के लिए क्या किया, इन्होंने एक इंक्वायरी ऑफिसर डिप्यूट करा। ठीक है, जिसका नाम था हामिद हुसैन। ये नाम आप याद रखें, हामिद हुसैन इंक्वायरी ऑफिसर था। अब होता क्या है वो देखने वाली चीज़ है कि महाराणा के पास गए, इंक्वायरी ऑफिसर डिप्यूट हो गया, इंक्वायरी हो गई, ये सारी चीज़ें पता चली भाई साहब फ्यूडल लॉर्ड साहब को, हमारे सामंत साहब को। होना क्या था, उस टाइम पे फ्यूडल लॉर्ड्स इतने पावरफुल हो चुके थे उस टाइम तक कि फ्यूडल लॉर्ड का तो कुछ बिगाड़ा जा नहीं सकता इतना इजीली। फ्यूडल लॉर्ड ने किसानों से एक तरह से रिवेंज लिया।
ठीक है। और रिवेंज लेने में क्या किया कि ये जो हमारे दोनों लीडर थे इनको देश निकाला दे दिया। दे वर एक्साइल्ड फ्रॉम द बिचौलिया परमानेंटली, और एक देश निकाला दे दी गया। ये फ्यूडल लॉर्ड थे हमारे कृष्णा सिंह, जो उस बिजोलिया मूवमेंट के दौरान फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे, कृष्णा सिंह। इन्होंने इन दोनों को देश निकाला दे दिया और इनको वहाँ से जाना पड़ गया, और इस तरह से हमारा जो फर्स्ट फेज़ था बिजोलिया मूवमेंट का वो एंड हो गया। तो फर्स्ट फेज़ में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सक्सेस किसानों को मिली नहीं। इन्होंने ट्राई किया लेकिन फिर भी ये एक तरह से फेल्ड ही रहा, मोर और लेस। लेकिन फर्स्ट फेज़ के अंदर क्या हुआ कि किसानों ने एटलीस्ट इतनी यूनिटी दिखाई कि वो खुद के ग्रीवेंसेस को महाराणा तक पहुंचा सके। ठीक है। 3 और इम्पोर्टेंट लीडर जो हम देखेंगे इस फर्स्ट फेज़ में रहे हैं वो थे प्रेमचंद भील, जस्ट अ मिनट, प्रेमचंद भील। दूसरे हमारे थे फतेह करण सिंह, फतेह करण चारण। तीसरे थे हमारे ब्रह्मा देवा। ये तीनों लीडर्स के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में हो सकता है कि इनके नाम दे दिए जाए इन क्वेश्चन दे कैन आस्क दैट किस आंदोलन से ये रिलेटेड है। तो एज अ फैक्ट हमको ये तीनों के नाम याद रखने की। ये तीनों जो लीडर थे ये अपने बिचौलिया मूवमेंट के फर्स्ट फेज से रिलेटेड थे, जो कि 1897 से 1914 तक चला था। कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो बिचौलिया के बारे में शायद स्टार्टिंग में मिस हो गई जी, यस, वो हम कर लेते हैं। 2-3 पॉइंट हैं बिचौलिया। पहले तो हम बिचौलिया के बारे में देखते हैं कि बिचौलिया क्या फिज़िकल फीचर्स थे। बिचौलिया पहली चीज़ तो हमारा भीलवाड़ा के अंडर में आता है। दूसरा ये क्या ना, फर्स्ट ग्रेड ठिकाना था। फर्स्ट ग्रेड ठिकाना था मेवाड़ का। मेवाड़ के जो थे 2-3 तरह ठिकाने हुआ करते थे, जिनको ग्रेड्स में डिवाइड कर रखा था, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ठिकाना। तो बिचौलिया फर्स्ट ग्रेड ठिकानों में से आता था। इसका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था और इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसको फर्स्ट ग्रेड ठिकाना माना गया था। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है बिचौलिया के बारे में, जो राजस्थान के जो छोटे एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि एक भैंसरोडगढ़ जगह है। हालांकि हम ये चीज़ ज्योग्राफी में वापस से पढ़ेंगे, लेकिन ये हम बिचौलिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस पॉइंट इन दिस लेक्चर, जो कि चित्तौड़ में पड़ता है भैंसरोडगढ़। और हमारा जो बिचौलिया है ये भीलवाड़ा में है। तो जो बिचौलिया और भीलवाड़ा के बीच में फिज़िकल फीचर है, भौगोलिक एक करेक्टर है, जो बिचौलिया को ये भैंसरोडगढ़ के बीच में जो भौगोलिक एरिया है उसको बोलते हैं अपन ऊपरमाल। ठीक है। ये पॉइंट आपको एज ए फैक्ट याद रखना है। पता नहीं क्यों आरपीएससी और आरएसएसबी के एग्ज़ाम्स को ये पॉइंट इतना पसंद है कि मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ से क्वेश्चन पूछा गया है कि भैंसरोडगढ़ को बिचौलिया से कनेक्ट करने वाली भौगोलिक क्षेत्रों क्या कहा जाता है, तो ये ऊपरमाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या फीचर्स हैं, ये हम इसका ज्योग्राफी में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडेज। in the next lecture we will complete the Bijolia movement. Hopefully, okay, thank you very much.